वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर में जिसका नाम है जलवायु। तो जलवायु के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक जलवायु, दूसरा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तीसरा भारतीय जलवायु, चौथा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और पांचवा टॉपिक रहेगा भारत में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। फिर इस चैप्टर के जो टॉपिक बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में करेंगे और इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट वन लाइनर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिला करके उन सबको पार्ट थर्ड में करेंगे। तो आज के पांचों टॉपिक को ध्यान से समझना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में आज के पढ़ाए गए टॉपिक्स में से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ताकि हमें पता चले कितना आप समझ पा रहे हो। उसके अलावा वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक है जलवायु। तो देखते हैं जलवायु से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला पॉइंट, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो यहाँ तो बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि मानसून शब्द जो है वो कौन से और किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो वो जो मानसून है वो लिया गया है मौसम शब्द से और किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से, मतलब इसका मौसम ही है। दूसरा पॉइंट है, किसी क्षेत्र में एक विशेष समय की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। इस चीज पर ध्यान देना, किसी क्षेत्र में एक विशेष समय, विशेष मतलब कोई एक तरह से हम कह सकते हैं थोड़े समय में जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं उनको मौसम कहते हैं और लंबे समय में जो वायुमंडलीय या मौसम की अवस्थाएं होती है उसे जलवायु कहते हैं। शॉर्ट में दोनों में यही अंतर है। एक बार पढ़ लेते हैं हम तीसरा पॉइंट, किसी क्षेत्र में लंबे समय अर्थात 30 वर्ष से अधिक की मौसम की अवस्थाओं को उसकी जलवायु कहते हैं। शॉर्ट में ध्यान रखना, थोड़े समय में जब मौसमी अवस्थाएं बदलती है तो उसे मौसम कहेंगे, लंबे समय में जब ये अवस्थाएं बदलती है वायुमंडलीय अवस्थाएं तो उसे जलवायु कहेंगे। तो ये अंतर हुआ जलवायु और मौसम में। और इसका क्वेश्चन KVS में ऐसे आया हुआ है कि वेन डायग्राम दिया हुआ था एक जिसके अंदर लिखा हुआ था मौसम और फिर ऊपर से एक और सर्कल था, इसमें लिखा हुआ था जलवायु। मतलब इस तरह के अलग अलग वेन डायग्राम दिए गए थे, उनमें से सही आंसर ये था कि जलवायु एक बड़ा सर्कल है, उसी का एक हिस्सा है मौसम। तो ये सही आंसर था। क्वेश्चन तो ये था कि जलवायु और मौसम में क्या संबंध है। तो एक वेन डायग्राम ऐसा था, एक में दोनों अलग अलग थे, एक में एक छोटा और एक बड़ा था, एक में एक हिस्सा दूसरे से थोड़ा सा कटा हुआ था। तो ये अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर ये है कि मौसम जो है वो जलवायु का एक हिस्सा है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, अच्छा फोर्थ, मौसम तथा जलवायु के तत्व एक समान ही होते हैं जैसे ताप, दाब, वायु, वर्षा व आर्द्रता। मतलब मौसम में भी यही तत्व शामिल होते हैं और जलवायु में भी यही तत्व शामिल होते हैं। तो दोनों के तत्व एक समान है। अब ये भी क्वेश्चन वेन डायग्राम की तरह आ सकता है या और तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि देखते हैं आपको ताप, दाब, वायु ये जो तत्व हैं इनके बारे में पता है या नहीं। हो सकता है वहाँ से पूछा जाए कि निम्न में से कौन से जलवायु के तत्व हैं और कौन से मौसम के तत्व हैं। तो आपको ऑप्शन में अलग अलग भी दिए जाएंगे और एक में लिखा होगा दोनों के तत्व समान है। तो आपको पहचान लेना है कि मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान ही होते हैं। पांचवा है, जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। ये 6 के 6 नाम याद रख लेने हैं। पहला है वायुदाब, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच, महासागरीय धाराएं व समुद्र से दूरी। इनके आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मतलब पूरे विश्व की जलवायु को ये 6 कारक प्रभावित करते हैं और इन्हीं 6 कारकों के आधार पर पूरे विश्व की जलवायु को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो ये बात हुई जलवायु से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक, जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक। ये दूसरा टॉपिक है हमारा। तो ये जो 6 ऊपर नाम देखे, अब इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं।
तो जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक है वायुदाब। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब पवनों में गति कराकर उस क्षेत्र के तापमान व वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। वायुदाब क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह की वायु की कंडीशंस होती है, मतलब कहीं पर वायु की सघनता बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो उसको कहते हैं उच्च दाब, और कहीं वायु की सघनता बहुत कम पाई जाती है तो उसे कहते हैं निम्न दाब। अब हमेशा पवन जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करने लगती है। तो ये जो वायु की सघनता अधिक होना इसको कहेंगे उच्च दाब, और कम होना इसको कहेंगे निम्न दाब, और पवनें कहाँ चलती है, हमेशा उच्च से निम्न की ओर। तो ये है वायुदाब। और वायुदाब क्या करता है, उच्च से निम्न की ओर पवनों को गति करवा देता है, जिसके कारण मौसमों में बदलाव करता है। मतलब अगर गर्म वायु को धकेल दिया है किसी क्षेत्र के ऊपर तो वहाँ की जलवायु गर्म हो जाएगी, ठंडी वायु को धकेल दिया है किसी के क्षेत्र के ऊपर तो वहाँ की जलवायु ठंडी हो जाएगी। तो कुल मिला के वायुदाब भी जलवायु के परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है। दूसरा है अक्षांश। तो मेन फैक्टर अक्षांश है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा इसके विभिन्न अक्षांशों में अलग अलग होती है। जैसे विषुवत से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता जाता है। अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं हम। ये तो नॉर्मली हम 6th क्लास में पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है उसमें जो बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत वृत्त, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है लंबवत, इसलिए इसके आसपास का क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है, जिसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो ये सबसे गर्म पट्टी है पृथ्वी की। फिर इसके ऊपर यहाँ है कर्क रेखा, कर्क और मकर तो हो गई। यहाँ है 66.5 पे आर्कटिक सर्कल और नीचे है अंटार्कटिका सर्कल। तो ये वाली जो पट्टी है ऊपर और नीचे उत्तर और दक्षिण में, यहाँ सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ जो गर्मी है वो उष्ण से थोड़ी कम होती है, इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब बीच वाले अक्षांशों में गर्मी ज़्यादा, ऊपर गए हम थोड़ा सा ध्रुव की तरफ और नीचे गए ध्रुव की तरफ तो गर्मी कम हो गई। और बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो ये बिल्कुल बर्फीले क्षेत्र हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी हो जाती हैं तो ज़्यादा गर्मी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, इसीलिए यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के पृथ्वी को 3 तरह के भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे बीच वाली पट्टी सबसे गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल, उसके बाद बीच वाली दोनों पट्टियाँ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल, मतलब मध्यम जलवायु, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, और दोनों ध्रुव सबसे ज़्यादा ठंडे यानी ठंडी जलवायु। तो ये क्या है अक्षांश, कि विषुवत अक्षांश में तापमान सबसे ज़्यादा, फिर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान घटता जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ध्रुवों की तरफ तापमान घटता जाता है। नेक्स्ट तीसरा है ऊंचाई। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है, क्योंकि सतह से ऊपर की ओर वायु का घनत्व कम होने लगता है। 2 बातें इसमें कही गई है, दोनों ध्यान रखनी है। कि एक तो पृथ्वी की जो सतह है वहाँ से हम ऊंचे पहाड़ की तरफ जाएंगे तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाएगा, मतलब नीचे तापमान ज़्यादा है गर्मी ज़्यादा है, ऊपर तापमान घट रहा है यानी गर्मी घट रही है सर्दी बढ़ रही है। तो एक तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये ध्यान रखना है। साथ में ऊंचाई के साथ वायु का घनत्व भी कम होने लगता है, सघनता भी कम होने लगती है। और सेम यही क्वेश्चन भी आया हुआ है KVS में कि निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। तो उसमें एक बात यही लिखी हुई थी कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, दूसरी बात ये लिखी थी कि ऊंचाई के साथ सघनता कम होती जाती है, तीसरी बात ये लिखी हुई थी कि ऊंचाई के साथ सघनता बढ़ती जाती है। तो तापमान पर तो लगभग पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दे देते हैं, सघनता पर कई लोगों का ध्यान नहीं जाता, इससे वो फंस जाते हैं कि अब सघनता ऊंचाई के साथ बढ़ रही थी पता नहीं घट रही थी। तो ध्यान रखना है, ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता जाता है और घनत्व भी घटता जाता है। तो आप सही एग्जैक्ट आंसर को वहाँ पहचान लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th टॉपिक की तरफ, उच्चावच। ऊंचे पर्वत ठंडी गर्म या वर्षा वाली पवनों को रोककर उनसे जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उनके सामने कोई ठंडी गर्म या वर्षा वाली पवनें चल रही है
तो ये इनको रोक लेते हैं। गर्म पवन को रोका तो नीचे का तापमान गर्म हो जाएगा, ठंडी पवन को रोका तो नीचे का तापमान ठंडा हो जाएगा, वर्षा वाली पवनों को रोका तो नीचे बरसात का मौसम आ जाएगा। तो अलग अलग तरह की पवनों को रोक करके ये अपने नीचे वाले क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसलिए उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। उच्चावच मतलब पृथ्वी की ऊंची नीची स्थलाकृतियां, खास करके पहाड़। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, महासागरीय धाराएं। तो गर्म या ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरों में कई जलधाराएं चलती रहती हैं। इनमें से जो गर्म क्षेत्र से आ रही होती हैं वो गर्म धाराएं कहलाती है, जो ठंडे ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्रों से आ रही होती है उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं। अब महासागर में कोई ठंडी धारा गर्म तटीय क्षेत्र की तरफ आ जाए तो वो अपना ठंडापन उसमें छोड़ देती है, इसका मतलब उसकी जलवायु को ठंडा कर देती है। सेम में से ही गर्म धारा किसी ठंडे क्षेत्र के तट में आ रही होती है तो वो अपना प्रभाव छोड़ के उसको गर्म कर देती है। तो इसका मतलब है कि गर्म या ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये हुए 5 कारण। छठा है समुद्र से दूरी। तो समुद्र नज़दीक जलवायु समान होती है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। अब इस चीज़ को समझ लो कि जैसे भारत का मैप है और इसके दक्षिण में ये पूरा समुद्री हिस्सा है, तो जो शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, समुद्र की जलवायु कैसे होती है? समान, समकारी। इसका मतलब होता है जैसा तापमान दिन में लगभग वैसा ही रात में, ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, आप अंदर की तरफ दिल्ली की तरफ आ जाओगे, तो क्या हुआ? समुद्र का जो समकारी प्रभाव है वो तो खत्म हो गया, क्योंकि हम समुद्र से दूर चले गए। और यहाँ फिर दिन और रात के तापमान में अंतर मिलता है, दिन ज़्यादा गर्म, रात ज़्यादा ठंडी। तो मतलब जहाँ पर समुद्र के नज़दीक शहर होंगे वहाँ की जलवायु दिन रात में समान रहेगी। समुद्र से दूरी बढ़ने से अंदर जो तापमान है उसका अंतर बढ़ता जाता है। तो ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। तो ये 6 टॉपिक हुए किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले। अब नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है हमारा भारतीय जलवायु। तो देखते हैं भारतीय जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट, भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और भारतीय जलवायु में एक रूपता होने के बावजूद प्रादेशिक स्तर पर काफ़ी भिन्नताएं हैं। मतलब क्या है पहले वो समझ लो इसका, कि एक तो भारत की जलवायु मानसून से प्रभावित होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मानसूनी जलवायु। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में कि भारतीय जलवायु कैसी है, तो वहाँ लिखा आएगा ग्रीष्म जलवायु यानी शुष्क या गर्म जलवायु, फिर शीत जलवायु यानी ठंडी जलवायु, फिर बरसात वाली जलवायु, फिर मानसूनी जलवायु। तो जो स्टार्टर होते हैं फ्रेशर बिल्कुल, वो तो इनमें से शीत भी लगा सकते हैं, कोई गर्मी भी लगा सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा हो वही पहचानते हैं कि ये सारे मौसमों में बदलाव किस कारण से होते हैं? मानसूनी पवनों के कारण। इसलिए भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें कि भारतीय जलवायु में एकरूपता मतलब पूरे देश में, इतना विशाल देश है लेकिन फिर भी एक तरह की मानसूनी जलवायु है इसमें, तो ये एकरूपता है। उसके बावजूद प्रादेशिक स्तर पर मतलब अलग अलग जो हमारे प्रदेश हैं, अलग अलग राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उनमें काफ़ी भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी भिन्नताएं हैं वो नीचे एग्जाम्पल है, और ये सारी भिन्नताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली भिन्नता है, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो सर्दियों में रात में द्रास जम्मू कश्मीर का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब ये देखिए भिन्नता कि भारत में ही एक जगह ऐसी है, राजस्थान का मरुस्थल, जहाँ +50 डिग्री तापमान भी दिखता है, और भारत में ही द्रास जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह भी है जहाँ -45 डिग्री तापमान भी है। तो इतना गर्म स्थान भी है भारत में और इतना ठंडा क्षेत्र भी है। अगली विभिन्नता, मौसिनराम मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम पहुंच जाती है। तो ये देखो बरसात के आधार पर कितना बड़ा अंतर है कि भारत में ही एक ऐसी जगह है मौसिनराम जहाँ 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वार्षिक वर्षा हो रही है, और पश्चिमी राजस्थान में मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है।
तो बरसात के हिसाब से भी काफ़ी भिन्नता है भारत में। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। कुछ क्षेत्रों में दिन रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो वहीं केरल, अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में दिन रात का तापमान लगभग समान रहता है। ये भी हम पहले समझ चुके हैं कि दिन रात में भी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी अंतर होता है। जैसे थार मरुस्थल में दिन रात में देखो कितना अंतर है, रात का तापमान मात्र 15 डिग्री के आसपास और दिन में 50 डिग्री पहुंच जाता है। लेकिन केरल और अंडमान समुद्र के किनारे रहते हैं तो दिन रात लगभग समान। नेक्स्ट फोर्थ है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है और समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ साथ यह अंतर भी बढ़ता जाता है। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऊपर वाले पॉइंट का ही एक लक्षण है कि जो क्षेत्र समुद्र के किनारे रहते हैं तो उनके दिन रात में तापमान का अंतर समान रहता है, लगभग कम ही रहता है, लेकिन दूरी बढ़ने के साथ साथ और ये अंतर भी बढ़ता जाता है। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। उसके बाद लास्ट विशेषता है भारतीय जलवायु की कि उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब ये चीज़ें ही आजकल ज़्यादा पूछी जाती हैं और ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ बात हो रही है उत्तरी भारत की। तो उत्तरी भारत जो कश्मीर के आसपास और उसके नीचे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की हम बात करें तो ये जो उत्तरी भारत है इसमें ये दिशा है पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। बरसात पूर्वी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। तो यही ध्यान रखना है, भारत में जो बरसात है वो पूर्व में अधिक होती है और पश्चिम की तरफ जाते जाते कम होती जाती है। और अगर भूल जाओ, कन्फ्यूज़न हो जाए कि पता नहीं पूर्व में ज़्यादा थी या पश्चिम में ज़्यादा थी, तो वो आंकड़ा ध्यान रखना कि भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, और सबसे कम कहाँ होती है, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर से कम। तो इससे ध्यान आ जाएगा कि राजस्थान कहाँ है, इधर पश्चिमी क्षेत्र में इतनी बरसात हो रही है, मात्र 10 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब ये कम वाला क्षेत्र है। और मौसिनराम जो सबसे ज़्यादा बरसात वाला है वो कहाँ है, पूर्वी दिशा में। तो इसका मतलब पूर्व में ज़्यादा बरसात, पश्चिम में कम बरसात। बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की तरफ। चौथा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि अब इनमें से भारत की जलवायु को कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला अक्षांश। कर्क रेखा देश को 2 समान भागों में बांटकर 2 भिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभक्त करती है। उत्तर में उपोष्ण जलवायु व दक्षिण में उष्ण जलवायु। मतलब जो पूरे भारत का मैप है, भारत के मैप के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। भारत के मैप को एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट में बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको। भारत में कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक इस तरह से भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो उपोष्ण जलवायु कहलाता है और नीचे का जो हिस्सा है वो उष्ण जलवायु कहलाता है। तो कर्क रेखा क्या है, एक तरह का अक्षांश है। तो इसका मतलब इस अक्षांश ने भारत की जलवायु को 2 हिस्सों में बांट दिया। दूसरा टॉपिक है ऊंचाई। तो उत्तरी पर्वतीय भारतीय क्षेत्र लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर है और ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। परिणाम स्वरूप भारत में हिमालय जैसे ऊंचे क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ठंडे हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तो भारत में हिमालय क्षेत्र काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ का क्षेत्र ज़्यादा ठंडा है और समुद्र किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा गर्म है। तीसरा कारण है वायुदाब। वायुदाब द्वारा उत्पन्न मानसूनी पवनें भारतीय जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। गर्मियों में हिंद महासागर के ऊपर उच्च दाब बनने लगता है और हिमालय पर निम्न दाब बनने लगता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हिंद महासागर से हिमालय की ओर गति करने लगती है और अपने साथ वर्षा भी लाती है, जिससे भारत में मानसून आगमन होता है। फिर सर्दियों में यह प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जिससे हिमालय में उच्च दाब व हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनने लगता है। परिणाम स्वरूप मानसूनी हिमालय
मानसून जो है वो हिमालय से बंगाल की खाड़ी की तरफ लौटने लगता है, जैसे लौटता मानसून कहते हैं। अब इस चीज़ को नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं कि वायुदाब मेन कारण है भारत में, और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में अरब सागर के यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण समुद्र का पानी जो है वो वाष्प बनने लगता है। वो वाष्प नमी के रूप में ऊपर इकट्ठी होकर संघनन करके बादल बना लेती है, और सघनता बढ़ने से यहाँ बन जाता है उच्च दाब। मतलब अरब सागर के यहाँ बादल बन गए और उच्च दाब बन गया। इसके विपरीत पूरी गर्मियाँ पड़ने से भारत का स्थलीय भाग तप्त हो जाता है, तप जाता है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वायु की सघनता कम हो जाती है, इसलिए यहाँ बन जाता है निम्न दाब। मतलब आप दाब को वायु की सघनता से जोड़ लें कि जहाँ वायु गर्म होगी तो उसमें सघनता कम हो जाएगी और निम्न दाब बन जाएगा। जहाँ वायु ठंडी होगी तो उसमें आर्द्रता नमी ज़्यादा होगी, जिसके कारण सघनता बढ़ जाएगी और दाब उच्च हो जाएगा। तो गर्मियों में ये जो अरब सागर और हिंद महासागर के क्षेत्र में उच्च दाब बनता है, ये अपने साथ बादलों भरी मानसूनी पवनों को, जिन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं, उनको लेकर के उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। इसी को कहते हैं मानसून का आगमन। फिर सर्दियों में मामला उल्टा हो जाता है। सर्दियों में सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाती हैं, तो इसलिए हिंद महासागर में वहाँ बजा के बन जाएगा निम्न दाब, और 4 महीने लगभग बरसात होने के बाद धीरे धीरे उत्तरी भारत की जलवायु ठंडी होने लग जाएगी, इसलिए उत्तरी भारत में बन जाएगा इस बार उच्च दाब। इसलिए ये पवनें इस उच्च से निम्न दाब की ओर फिर इधर भागने लगेंगी, तो इसको कहते हैं लौटता मानसून। तो ये वायु दाब ने क्या कर दिया, भारत में मानसून को लेकर के भी आया और लेकर के भी गया। तो ये एक कारण है जिसके कारण भारत में जलवायु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट फोर्थ है जेठ धाराएं। तो 2 तरह की जेठ धाराएं होती है, एक उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराएं। पहले पश्चिमी को देख लेते हैं। ये 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की पट्टी में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहते हैं। और भारत में गर्मियों को छोड़कर पूरे वर्ष ये जेठ धाराएं हिमालय की ओर चलती रहती हैं और अपने साथ पश्चिमी विक्षोभ यानी चक्रवात भी लाती हैं, जिससे यह भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो एक तो ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी जेठ धाराएं हैं, वैसे तो ये चलती है अलग मतलब पूरे पश्चिमी और पूर्वी एशिया की बात करें तो अलग डिग्री में चलती है, लेकिन सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में हिमालय में ये 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में चलती है, 12,000 मीटर ऊंचाई में चलती है, और ये पश्चिम से आने वाली ठंडी धाराएं हैं अपने साथ चक्रवात भी लाती हैं, इसलिए भारत में सर्दियों में मौसम को बदल देती हैं। और ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये गर्मियों को छोड़ करके पूरे साल भारत में चलती रहती हैं। तो गर्मियों में ये पश्चिमी धाराएं नहीं चलती हैं, और गर्मियों में क्या चलती है, पूर्वी जेठ धाराएं। तो अगला टॉपिक वही है पूर्वी जेठ धाराएं, इसको पढ़ लेते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराएं गर्मियों में प्रायद्वीपीय भारत पर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा को उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहते हैं, जो अरब सागर के क्षेत्र को गर्म करके वहां निम्नदाब बनाते हुए भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। मतलब उत्तर भारत में चल रही थी पश्चिमी जेठ धाराएं, दक्षिणी भारत में चल रही है ये पूर्वी जेठ धाराएं, जो पूर्वी क्षेत्र से आ रही होती हैं और ये गर्म होती हैं। वो ठंडी थी, ये गर्म होती हैं। तो गर्म धारा जब अरब सागर में जाती है तो वहाँ उस क्षेत्र को गर्म कर देती है, जिससे निम्नदाब बन जाता है। फिर ये निम्नदाब अरब सागर के क्षेत्र में ताप को बढ़ा करके नमी बढ़ाएगा, जिससे फिर उच्च दाब बनेगा। फिर उच्च दाब जो है वो मानसूनी पवनों को लेकर के भारत में भागेगा, जिससे भारत में मानसून का आगमन होगा। तो ये पूर्वी जेठ धाराएं भी भारत की जलवायु को मानसून से प्रभावित करती है। नेक्स्ट और लास्ट कारण है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कोरियोलिस बल। ये क्या है पहले देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाएं व दक्षिणी गोलार्ध में बाएं विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम कहते हैं। इस प्रकार मानसूनी पवनों को दाएं बाएं फैलाकर यह बल भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब पृथ्वी जब घूमती है इस तरह से पश्चिम से पूर्व दिशा में,
तो अपने ऊपर की हवाओं को भी घुमा देती है। तो इस पृथ्वी के घूर्णन से जो बल उत्पन्न होता है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में दाएं घुमाएगा हवाओं को, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं घुमाएगा, जिससे ये पवनें भारत की जलवायु को प्रभावित कर देंगी। इसलिए कोरियोलिस बल भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। तो यहाँ चौथा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं पांचवें और आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। पांचवा टॉपिक है भारत में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये एनसीईआरटी में भी इतने अच्छे से नहीं समझाई गई है, ना महेश कुमार बरनवाल में, ना यूपीएससी लेवल में। तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ के अलग अलग वीडियोस देख करके प्रॉपर कहानी की तरह इसको यहाँ समझाया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में जो मानसून आता है इसके कारण क्या है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या बातें बताई है, क्या सिद्धांत दिए हैं। तो उनमें 4 सिद्धांत प्रमुख हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है भारतीय मानसून उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। मतलब मेन है इसका नाम तापीय सिद्धांत, क्योंकि इसमें ताप को प्रमुख माना गया है। तो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर कहानी की तरह समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हेली के इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, इससे यहाँ निम्न दाब का निर्माण होता है। और इसके विपरीत हिंद महासागर पर अत्यधिक वाष्पीकरण नमी के कारण उच्च दाब बनने लगता है। परिणाम स्वरूप मानसूनी पवनें वर्षा लेकर हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगती है, जिसे मानसून का आगमन कहते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था कि हिंद महासागर में सूर्य की किरणें गर्मियों के टाइम पर सीधी पड़ती हैं। मतलब हिंद महासागर में सूर्य की किरणें पड़ने के कारण ताप ज़्यादा होता है, तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से नमी ऊपर इकट्ठी हो जाएगी संघनन बादलों के रूप में, तो यहाँ उच्च दाब बन जाएगा। और उत्तरी भारत में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ निम्न दाब बनता है। इसीलिए पवनें उच्च से निम्न यानी उत्तर भारत की ओर मानसून को लेकर के जाती हैं, इसे मानसून का आगमन कहते हैं। फिर शीत ऋतु का मामला देखो। शीत यानी सर्दियाँ। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत पड़ने के कारण वहाँ निम्न दाब बनने लगता है। और इसके विपरीत उत्तरी भारत में अधिक ठंड के कारण उच्च दाब बनने लगता है। परिणाम स्वरूप मानसूनी पवनें उत्तर भारत से हिंद महासागर की ओर लौटने लगती हैं, जिसे लौटता मानसून कहते हैं। ये भी हम पहले समझ चुके हैं कि सर्दियों में सूरज जो है वो मकर रेखा यानी भारत के दक्षिण में जाकर के लंबवत पड़ता है, तो वहाँ गर्मी कर देता है, मतलब निम्न दाब बना देता है। और उत्तर भारत में बरसात लगभग 4 महीने तक लगातार हो रही होती है, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी होती है, तो सर्दियों के कारण ठंड ज़्यादा, नमी ज़्यादा यानी तापमान, तो वायु की सघनता ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या बन जाता है, उच्च दाब। फिर ये मानसून जो है उच्च से निम्न यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ भागेगा, तो इसको लौटता मानसून कहते हैं। तो ये दोनों ताप के कारण मानसून आया और गया, इसीलिए इसको तापीय सिद्धांत कहते हैं। एक और पॉइंट है इसी में, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्वी मानसून लेकर बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु तट पर वर्षा करती है। मतलब जब मानसून लौटने लगता है सर्दियों में, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा भी आती है, उत्तर पूर्वी पवनें भी आती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प को लेकर के तमिलनाडु में बरसात करती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रख रहे हैं, तमिलनाडु की बरसात कहाँ से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। तो तापीय सिद्धांत यहाँ कंप्लीट हुआ। दूसरा सिद्धांत है भारतीय मानसून उत्पत्ति का विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। इसको पछुआ पवन सिद्धांत से आपको ध्यान रखना है। इसका प्रतिपादन फ्लोन के द्वारा किया गया है। उनके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवनें ही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं, जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के कारण होती है। इन्होंने भी मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना है। मतलब इनका मेन मानना है कि हमारे यहाँ जो बरसात करने वाली पवनें हैं वो पछुआ पवनें ही हैं, लेकिन ये भी ताप के प्रभाव से ही प्रभावित होती हैं, तो ताप को इन्होंने भी प्रमुख माना है। अब इन्होंने बात कही है कि ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं ये किससे बनती है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से। तो ये उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, दूसरे पॉइंट में दे रखा है। यह सामान्यतः 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी विषुवतीय अक्षांशों में निम्न दाब वाला गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं।
सामान्यतः ये तापीय पट्टी विषुवत के समांतर होती है, लेकिन कभी कभी सूर्य की आभासी गति के कारण ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर एक साथ समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत में गर्मियों के दिनों में ताप पट्टी के कर्क रेखा में खिसकने से उत्तर भारत में निम्नदाब बनने लगता है, जो हिंद महासागर की उच्च दाब वाली मानसूनी पवनों को खींचता है। सर्दियों में ताप पट्टी के मकर वृत्त पर खिसकने से वहां निम्नदाब और उत्तर भारत में उच्च दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तर भारत से हिंद महासागर की ओर गति करने लगती है। तो कहानी इन्होंने भी वही ऊपर वाले तापीय सिद्धांत की बताई है, कारण को थोड़ा सा बदल दिया है। तापीय सिद्धांत में यह बताया गया था कि सूर्य गर्मियों में कर्क रेखा पर पड़ता है, इसीलिए यहाँ गर्मी और नीचे उच्च दाब। सर्दियों में सूर्य मकर रेखा पर पड़ता है, इसलिए फिर यहाँ गर्मी यानी निम्न दाब और फिर नीचे उच्च दाब। तो वहाँ पर सूर्य कर्क और मकर पर फोकस करके दिखाया गया था। इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि ये जो विषुवत वृत्त है, इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, इसको उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा गया। ये एक गर्म ताप पट्टी है। और फिर इसमें भी वही बात कही गई कि सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है तो ये ताप पट्टी ऊपर हो जाती है, मतलब कि उत्तर भारत में गर्मी से निम्न दाब बना देती है, हिंद महासागर में उच्च दाब होता है और पवनें उच्च से निम्न की ओर जाती है, यानी भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। फिर सर्दियों में सूर्य जब इस मकर पर होता है तो ताप पट्टी भी नीचे मकर पर आ जाती है। फिर ताप मकर पे आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा निम्न दाब और उत्तर भारत में बन जाएगा उच्च दाब। फिर पवनें उच्च से निम्न की ओर भागेगी, इसे लौटता मानसून कहते हैं। तो बात वही कही गई है, इसमें सीधा ताप को दिखाया गया था। इसमें कहा गया है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ही एक ताप पट्टी है, वही ऊपर नीचे जाती है। तो इसलिए इसकी ये जो पवनें हैं, ये पछुआ पवनें कभी ऊपर मानसून लेकर के आती हैं, कभी नीचे मानसून लेकर के जाती हैं, इसलिए इसको पछुआ पवन सिद्धांत के नाम से जाना गया। तीसरा सिद्धांत है भारतीय मानसून उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। मतलब इसमें जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 तरह की पश्चिमी और पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है, पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन येस्ट द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून का संबंध पूर्वी जेट स्ट्रीम से है तथा उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून का संबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है। तो पहले इस चीज़ को ध्यान समझ लेना है कि भारत के मैप में ऊपर उत्तर जो कश्मीरी क्षेत्र है उसके ऊपर पश्चिम से आ रही है पश्चिमी जेट स्ट्रीम और दक्षिण भारत में बह रही होती है पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, मतलब जून जुलाई के बाद जो हमारे यहाँ बरसात का मौसम शुरू होता है, वो लगभग गर्मियों के बाद होता है, इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। और ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आता है, इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और ये आता है किसके कारण से? पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण से, ध्यान रखना है। फिर अक्टूबर नवंबर में जब मानसून लौट रहा होता है तो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बरसात करता है, तो ये सर्दियों में होने वाली बरसात है, इसलिए शीतकालीन मानसून कहते हैं। और ये होती है उत्तर पूर्वी मानसूनी रेखाओं के कारण, इसलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति का एक कारण है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जो ये पश्चिम से आ रही है जेट स्ट्रीम, ये सर्दियों के मानसून को बढ़ावा देती है। तो ये लिंक आपको दिमाग में जोड़ के रखना है कि पश्चिम से ये जो पश्चिमी जेट धारा आती है ये सर्दियों में बरसात को बढ़ावा देती है, और पूर्व से जो जेट धारा आ रही है ये गर्मियों की बरसात को बढ़ावा देती है। कैसे देती है अब वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। दूसरा है पूर्वी जेट स्ट्रीम। मतलब यहाँ हम देखेंगे कि जो पूर्व से आ रही थी दक्षिण भारत के बीच में अरब सागर की तरफ, ये कैसे गर्मियों वाले हमारे बरसात के मौसम को प्रभावित करती है। गर्मियों में भारत के ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी उष्ण धाराएं, गर्म धाराएं 8 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलती है। इनकी उत्पत्ति का कारण तिब्बत के अत्यधिक गर्म होने से बना निम्नदाब है, जिससे तिब्बत से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाएं क्षोभ मंडल में घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए 2 अलग धाराओं में बढ़ जाती है। इनमें से एक धारा तिब्बत से उत्तरी ध्रुव की ओर बहने लगती है, तो दूसरी धारा पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में तिब्बत से अरब सागर की ओर बहने लगती है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
फिर पूर्वी जेट स्ट्रीम के अरब सागर के नीचे उतरने से अरब सागर में उच्च दाब व भारतीय महाद्वीप में निम्न दाब बनने लगता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें अरब सागर से उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए भारत में मानसून लाती है। अब ये सब कैसे होता है, इस चीज़ को थोड़ा मैप में समझ लेते हैं। देखिए, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें है तिब्बत, भारत से बाहर चीन की दिशा में उसमें है तिब्बत, और दक्षिण में हिंद महासागर। इस तरह से शॉर्ट में इसको बना लेते हैं। तो यहाँ तिब्बत क्षेत्र है। तो कहानी सारी यहीं से शुरू होती है कि तिब्बत का क्षेत्र गर्म होकर के ऊपर गर्म धाराएं उठा लेता है। इन गर्म धाराओं से एक तो ऊपर चली जाती है उत्तरी ध्रुव में, दूसरी आती है इसके दक्षिण में अरब सागर की तरफ। ये जो अरब सागर की तरफ आ रही है पूर्व से, इसी को कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम, और ये गर्म धारा होती है क्योंकि तिब्बत से गर्म होकर के निकली है। फिर ये गर्म धारा जब यहाँ आकर के अरब सागर के पानी को गर्म करने लगती है, ताप से, वाष्पीकरण से ऊपर नमी इकट्ठी होने लगती है, तो नमी की इकट्ठे होने से ठंडापन बढ़ता है, सघनता बढ़ती है, यानी कि क्या बनता है, उच्च दाब बनने लगता है। और ये उत्तर भारत गर्म होने के कारण यहाँ बना लेता है निम्न दाब। फिर ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें बादलों को लेकर चलती है और बरसात करती हुई आती है, इसलिए इसको मानसून का आगमन कहते हैं। तो ये क्या थी, पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिन्होंने तिब्बत की गर्मी से अरब सागर को गर्म करके उच्च दाब बनाया और उत्तर भारत में निम्न दाब बना, तो इसके कारण मानसून का आगमन हुआ। और दक्षिण पश्चिम से आ रहा है इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। गर्मियों में बरसात करता है इसलिए ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु या मानसून कहते हैं। तो ये तो बात हुई पूर्वी की। मैंने पहले ही बताया था, आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी जेट धारा गर्मियों वाली बरसात लाती है, और पश्चिमी जेट धारा जो ऊपर ऊपर से निकलेगी उसको भी ये भी समझ लेते हैं कि पश्चिमी जेट धारा इस तरह से हिमालय के ऊपर ऊपर निकलती हैं और ये चलती हैं पश्चिमी एशिया से पूर्वी एशिया की तरफ, और ये चलती है सर्दियों में। गर्मियों को छोड़ के बाकी पूरे साल चलती रहती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा प्रभावी होती है। तो ये जब पश्चिम से पूर्व की तरफ आती हैं तो ये अपने साथ में पश्चिमी चक्रवात लाती हैं, विक्षोभ लाती हैं। वो चक्रवात उत्तर भारत में बरसात भी करते हैं, मतलब कि सर्दियों की बरसात कर दी इन्होंने, शीतकालीन मानसून ला दिया और शीतलहर भी लेकर आते हैं। तो ये हो गया पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव, जो आगे हम पढ़ेंगे। मैप में भी हमने समझ लिया है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति। सर्दियों में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम एशिया से पूर्वी एशिया की ओर 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलती है, और तिब्बत पठार के अवरोध के कारण यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा तिब्बत के उत्तर में तथा दूसरी शाखा दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। यह दक्षिणी शाखा भारत में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ यानी चक्रवात लाती हुई बंगाल की खाड़ी की तरफ निम्न दाब की ओर प्रभावित होती है, और इन्हीं हवाओं के कारण उत्तर भारत में सर्दियों में शीतलहर का प्रभाव होता है। फिर बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये हवाएं अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं और बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करते हुए मानसून का रूप ले लेती है और तमिलनाडु में वर्षा करने लगती है। तो यही चीज़ अभी हमने ऊपर से देखी कि पहले तो पश्चिम से ये हवाएं आती हैं, अपने साथ चक्रवात लाती हैं, फिर तिब्बत में दो हिस्सों बढ़ जाएगी, एक तो ऊपर से निकल जाएगी, इसका भारत से कोई मतलब नहीं है। जो दक्षिण से निकलेगी ये भारत से होते हुए निकलेगी, इसलिए यही भारत में पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहलाती है। तो अपने साथ जो चक्रवात लाती है वो यहाँ बरसात भी करते हैं, शीतलहर भी लाते हैं, और फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु में शीतकालीन बरसात कर देती है। तो दोबारा बरसात हो गई। उत्तर भारत में पहले आते ही कर दी इसने चक्रवातों के साथ, और फिर जलवाष्प लेके बंगाल की खाड़ी से दोबारा कर दी तमिलनाडु में। तो ये सर्दियों की बरसात करती है, शीतकालीन मानसून। तो ये हो गया जेट स्ट्रीम के कारण भारतीय जलवायु में परिवर्तन, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम सिद्धांत कहते हैं। चौथा और लास्ट सिद्धांत है आज का, भारतीय मानसून उत्पत्ति का एल नीनो सिद्धांत। एल नीनो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एल नीनो जलधारा ही इसको प्रभावित करेगी। देखते हैं ये क्या है। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है तब हिंद महासागर में निम्न दाब होता है, लेकिन कभी कभी 3 से 8 वर्षों में इसके विपरीत प्रशांत महासागर में निम्न दाब व हिंद महासागर में उच्च दाब बन जाता है। इसे दक्षिणी दोलन कहते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि दक्षिणी दोलन कैसे कहते हैं।
तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं उनमें प्रशांत महासागर में होता है उच्च दाब और हिंद महासागर में होता है निम्न दाब। लेकिन 3 से 8 सालों में कभी कभी ये उल्टा हो जाता है कि प्रशांत महासागर में उच्च की जगह निम्न दाब बन जाता है और हिंद महासागर में निम्न से उच्च बन जाता है। इसी को कहते हैं दक्षिणी दोलन। अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो दूसरा है दक्षिणी दोलन का कारण। कभी कभी 3 से 8 वर्षों में 25 दिसंबर को एल नीनो नामक एक गर्म धारा हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा के साथ पेरू तट पर बहकर वहाँ की वायुदाब अवस्था को गर्म कर देती है। तो इसे एल नीनो दक्षिणी दोलन एनसो कहते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है कि ये दक्षिणी दोलन में जो दाब परिवर्तन हुआ है कि नॉर्मली प्रशांत महासागर में उच्च रहता है और हिंद महासागर में निम्न रहता है। कभी कभी ये उल्टा हो जाता है। तो उल्टा होने का कारण क्या है, क्योंकि कभी कभी ही 25 दिसंबर को स्टार्ट होती है एल नीनो एक गर्म धारा जो पेरू की ठंडी धारा को गर्म कर देती है। इसीलिए वो प्रशांत महासागर जो हमेशा उच्च दाब वाला था वो निम्न में बदल जाता है क्योंकि गर्म हो जाता है। और फिर ये हिंद महासागर में उसका उल्टा प्रभाव निम्न की जगह उच्च हो जाता है। तो ये जो उच्च निम्न में बदलाव हुआ, इस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हो कि विश्व के मैप में यहाँ एशिया है, इसी में हमारा भारत है, फिर यहाँ अफ्रीका है, फिर यहाँ ऊपर यूरोप है और इधर है उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इनके बीच में यहाँ है प्रशांत महासागर या फिर इस साइड में भारत के प्रशांत महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर और ये हिंद महासागर। प्रशांत महासागर में जब उच्च होता है दाब तो हमेशा पवनें उच्च से निम्न की ओर इधर भागती हैं। लेकिन जब यहाँ हिंद महासागर में उच्च और प्रशांत में निम्न होता है तो पवनें उल्टा भागने लगती हैं। तो ये दाब में जो परिवर्तन होता है इससे पवनें कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर होती रहती हैं और इसी से भारत का मानसून भी प्रभावित होता है। जब उच्च दाब भारत में होता है तो फिर ज़्यादा पवनें भारत की तरफ जाएंगी और यह निम्न दाब हो तो पवनें ही कम है तो इसका मतलब मानसून कम हो जाएगा। और यही चीज़ आगे हम पढ़ेंगे कि जब ये जो अंतर है हिंद और प्रशांत महासागर के बीच वायुदाब का अंतर ये ऋणात्मक हो तो भारत में मानसून का जो स्तर है वो कम हो जाता है। तो मतलब ये दक्षिणी दोलन एल नीनो का जो प्रभाव है ये भारत के मानसून को भी कम या ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर एल नीनो इसका मुख्य कारण है, इसलिए इसको एल नीनो सिद्धांत कहा गया है। यही चीज़ तीसरे पॉइंट में लिखी गई है। प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के दाब के अंतर यानी एल नीनो दक्षिणी दोलन की गणना भारतीय मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। तो अभी हमने देखा है दाब में जो अंतर होता रहता है ये भारत में ऋणात्मक हो जाए अगर मतलब हिंद महासागर का तो फिर उस टाइम का मानसून कम होगा और विलंब यानी देर से होगा। तो यहाँ आज के 5 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब इनमें से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक मतलब 400 सेंटीमीटर से भी अधिक एक जगह में होती है, तो उस जगह का नाम बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब बस आपको ये बताना है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है या बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, पश्चिमी जेट धाराएं लगभग कितनी ऊंचाई में चलती हैं? तो इसका ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। 10,000 मीटर की ऊंचाई में, 11,000 मीटर की ऊंचाई में, 12,000 मीटर की ऊंचाई में या 13,000 मीटर की ऊंचाई में। तो इनमें से जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।